उस दिन जब मैं डॉक्टर के पास से लौटी तो बहुत ठंड थी। डॉक्टर मुझे वह खबर सुनाई जिसे सुनकर मैं शॉक्ड रह गई, क्योंकि डॉक्टर ने मुझे बताया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। मैं रिपोर्ट हाथ में लेकर घर में आ गई। तभी मेरी मासी ने मेरी हालत देखी और जल्दी से मेरे लिए चाय बनाई कि शायद मुझे ठंड लगी हो, लेकिन मैंने चाय को हाथ तक नहीं लगाया और कंधे पर सिर रखकर रोती रही। मासी घबरा गई और मुझसे बार बार पूछने लगी, क्या कर रही हो बेटी? लेकिन जैसा कि वह पूछ रही थी इसी तरह मेरा रोना तेज़ी से होता जा रहा था। जब मैं फूट फूट कर रोने लगी तो मासी ने मुझे बेड पर लेटा दिया और सोने को कहा। रोने के बाद मैं इतना थक गई कि लेटते ही लेटते मेरी आँख तब तक बंद होने लगी जब तक मैं सो नहीं गई। रात को आँख खुली तो मासी ने कहा कि बेटा, तेरे मौसा ने कहा है कि आज घर नहीं आएंगे, उनकी नाइट ड्यूटी है। तो खाना खाकर मैं फिर लेट गई। जब उन्होंने दूध का गर्म गिलास लाकर मुझे दिया, दूध पीकर मैं फिर लेटने लगी तो मासी बोली, क्या बात है बेटी, क्यों परेशान है? तभी मैं कुछ कहना है बोली, बेटी मैंने कुछ पल सोचा, पहले तो सोचा ना बताऊं, लेकिन यह बात छिपने वाली नहीं थी। मैंने अपनी उंगलियां चटकाते हुए मासी को बताया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। यह सुनकर वह रुक गई और मेरा पूरा चेहरा फिर से आंसुओं से भर गया और बार बार अपने को धत्कारने लगी कि लड़की के साथ इतना अन्याय हुआ। मैं क्रूर औरत हूँ, इसका दर्द नहीं समझ सकती। यह उनकी गलती नहीं थी, क्योंकि जिस दिन मेरे साथ ये सब हुआ उस दिन मेरे चचेरे भाई के बेटे की शादी का जश्न था और शादी के बाद मैं अपनी सहेली शीतल को उसके घर तक छोड़ने गई थी, क्योंकि वह अकेले जाने से बहुत डरती थी और उसका भाई शहर में नहीं था। लेकिन मैं अपने आप को बहुत बहादुर और झांसी की रानी मानती थी। मैं कभी नहीं डरती थी, यह तक कि मेरे मौसा ने भी कभी देर रात से डर से मुझे अपनी सहेली के घर जाने से नहीं रोका। उन्हें तो मुझ पर विश्वास फूट फूट कर भरा था। जब मैं शीतल को छोड़कर वापस आई तो तमाम डर और चिंताओं ने मिलकर मुझे बेबस कर दिया और मैं इतना टूट गई कि अब तक उभर नहीं पाई। मैं सुबह तक उसी अंधेरी जगह में पड़ी रही, फिर उठी, हिम्मत जुटाई, पास के नल से अपना मुंह धोया और घर चली गई। हमारे घर का पिछला दरवाज़ा हमेशा खुला रहता था और कोई बंद नहीं करता था, इसलिए मैं वहाँ से घर में आई। चूँकि यहाँ एक शादी का घर था और कई मेहमान थे जिससे ने ध्यान नहीं दिया। मैं सीधे छत पर बने स्टोर रूम में गई और हुलिया वगैरह ठीक किया। इतना ही मेरे साहस का परिणाम यह था कि जो कुछ भी हुआ था उसके बावजूद मैं पूरे होश में खड़ी होकर खुद को सामान्य करने की कोशिश में लगी हुई थी। अब जो हो गया उसे मैं वापस नहीं ला सकती, इसलिए बेहतर था कि यह तो सह लूँ या बताकर अपना तमाशा बन जाऊँ। हमारे पड़ोसी में पहले भी ऐसा हुआ था। एक लड़की के साथ किसी ने रेप किया था और उसको पता चला कि वह, क्योंकि उस लड़की की मेरी तरह देर नहीं हुई थी और उसने रोने से सभी को होश आ गया था। नतीजा ये हुआ कि पूरे मोहल्ले में लड़कियों के घरवाले पर थू-थू की गई और उस लड़की की ना तो शादी हुई थी और ना ही उनकी बहनों का कोई रिश्ता आया था। ऐसा करने के लिए बावजूद होने के बाद मैं सभी एक रात उस क्षेत्र से चले गए। जैसे ही यह मेरे दिमाग में आया मैंने खुद को संभाला। अगले दिन मेहमान तो चले गए, लेकिन मैंने मासी को कुछ नहीं कहा, क्योंकि वह इस समय अपनी खुशी को गम में नहीं बदल सकती। अभी तो नई बहू लाई थी, बालों में भांग कैसे लगाती। इस दुख के बारे में सोचना भी कड़वा होता है। इसे घूंट की तरह पी रही थी। अब मैं अपनी मासी के लिए भी बहुत शांत हूँ। शायद यह महसूस नहीं हुआ क्योंकि अब मारा भी वहाँ आ गई, इसलिए वह उससे वगैरह बातें करती रही। यह मेरे लिए भी अच्छा था। मैं नहीं चाहती कि कोई मेरे साथ ज़्यादा बातें करे या मुझे आक्रमण या केंद्र बनाया। शायद मेरी पूरी ज़िंदगी ऐसे ही ख़त्म हो जाएगी अगर मेरी तबीयत ख़राब ना होती। मैं कभी डॉक्टर के पास नहीं जाती, लेकिन मेरी मासी ने मुझे ज़बरदस्ती भेजा कि जाकर देख लो कि अंदर बुखार तो नहीं। मैंने मासी को मना किया पर वह ना मानी। अकेले मेरे हाथ चलने को तैयार हो गई, जिससे ना चाहते हुए भी मैं हामी
भरनी पड़ी। ठीक है, अच्छा मैं चली जाऊंगी। मारा और भाइयों को एक बार जाने दो। मैंने सोचा कि अगर कुछ हुआ तो भाई या मारा घर पर नहीं होंगे और कल वे हिंदुस्तान से उत्तरी इलाकों में घूमने जा रहे थे। इसके घर से निकलते ही मैं डॉक्टर के पास गई, लेकिन डॉक्टर ने जो दिल दहलाने वाली खबर सुनाई उसे सुनकर मुझे लगा कि अब मैं कभी भी मासी के सामने सर नहीं उठा पाऊंगी, क्योंकि वो मेरी मासी मेरी माँ नहीं थी। अगर माँ होती तो शायद मेरी हालात को समझते मुझे बुरा भला कहती, लेकिन मैं गलत थी। मासी ने उफ तक नहीं कहा, मगर उस वक्त मुझे खुद पर बेहद शर्मिंदगी महसूस हुई कि मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी इस मासी के प्यार में गुजारी और आज तक मैं इन्हें समझ नहीं पाई। यहाँ तक कि मेरे माता पिता ने भी मुझे बचपन में रखने से मना कर दिया। तो यह अच्छी मासी थी जिसे आगे बढ़कर मुझे अपने बाहों में ले लिया। हमारा परिवार किसी गरीब परिवार से नहीं था, बल्कि सभी लोग पढ़े लिखे थे और अच्छे पर्दों पर आसीन थे। मेरे पिता डॉक्टर थे, कभी नहीं बदल सकता। हम 5 बहन थे। पिता को एक पुत्र की बहुत इच्छा थी, लेकिन उनके दुर्भाग्य या भाग्य के कारण रब ने उन्हें पुत्र का आशीर्वाद नहीं दिया। पिताजी अपना गुस्सा मेरी माँ पर नहीं निकाल सकते थे, क्योंकि ये उनकी पसंद की शादी थी। मेरे माता पिता दोनों एक साथ मेडिकल कॉलेज में पढ़ते थे, वहीं से इन्हें एक दूसरे से प्यार हो गया और शादी के बंधन में बंध गए। पिताजी ने खूब पढ़ाई की, लेकिन उनकी अज्ञानता ने उन पर पानी फेर दिया। वे इतनी रूढ़वाद थे कि पिता इस तरह की घटिया इंसान थे कि माँ को प्रैक्टिस नहीं करने दी। यहाँ तक कि माँ को हाउस जॉन भी नहीं करने दी और माँ से शादी कर अपने घर आ गई। फिर जब पहली बेटी हुई तो सबने उस पर खुशी जाहिर की, और होता भी यही था कि सारी खुशियाँ बड़े बच्चों के लिए ही बनती हैं। हम छोटों को कूड़े की तरह फेंक दिया जाता है। पहले के बाद दूसरे पर कम खुशी थी। मेरी माँ ने भी पिता के रंग को इस हद तक अपना लिया था कि अगर वे दिन कहते तो रात कहती। पिता खुश होते तो माँ खुश होती। पिता के सिर में दर्द होता तो माँ को बुखार होता। बच्चे को छोड़कर दोनों का आपसी प्रेम बहुत गहरा था। इसी तरह दूसरे, तीसरे और फिर चौथी बेटी तक बच्चों के प्यार को पता नहीं चला कि वह कहाँ जाए। पिता खुद शिकायत करते थे कि डॉक्टर होने के बावजूद भी अपनी पत्नी को ऐसी कोई दवा नहीं दे पाता जिससे लड़का हो सके। आखिरी उम्मीद थी कि बेटी की और मेरा जन्म हुआ। पिता ने मुझे देखा भी नहीं था। मेरी मासी भी वहाँ थी। पिता ने मासी से कहा कि अगर तुम इस लड़की को ले जाना चाहती हो तो मैं देने के लिए तैयार हूँ। मासी जी चाहती थी कि उनका इकलौता बेटा था जो इस समय 7 साल का था। बेटे के बाद वह माँ नहीं बन सकी, वही एक बेटी चाहती थी। मासी बहुत खुश थी। मैं माँ नहीं बन सकती तो मेरी खुशी यह बेटी पूरी कर देगी। मासी ने मुझे खुशी मैं माँ समझकर भी उन्हें मासी बुलाती रही। उन्होंने बचपन से ही मुझे यह बात बता दी कि मेरे असली माता पिता कौन हैं। तब मैंने उसे मासी कहना शुरू कर दिया, क्योंकि मुझे उम्मीद थी एक दिन मैं अपने माता पिता के पास वापस चली जाऊंगी। मैं गलत थी। मासी ने हमेशा माँ से ज़्यादा प्यार से ख्याल से रखा था। मेरे अंदर उम्मीद हमेशा बनी रही थी, लेकिन वह आशा उस दिन मर गई जिस दिन मैं डॉक्टर की रिपोर्ट देखकर पहले अपनी असली माँ के मैंने उनसे बातें करती थी, लेकिन हमें माँ बेटी की बातचीत जैसी नहीं होती थी, बल्कि उसमें एक झिझक होती थी, एक दिखावा होता था। मैं अपना दुख पहले अपनी माँ को बताना चाहती थी। वो सीधा उनके पास गई। जब मैं वहाँ गई तो माँ और पिता दोनों कहीं जाने को तैयार थे। मेरी बहन मुझे अपनी बहन मानती थी, लेकिन मेरे माता पिता मुझसे कोई भी रिश्ता रखना पाप समझते थे। मैंने कहा कि मुझे तुमसे कुछ कहना है। उस समय मैं रो रही थी जब पिता ने उफ कहा और अपने कमरे में चले गए। माँ उसे भी जाने की जल्दी थी, तो उसने सिर घुमाया, पिता की ओर देखा और मुझसे बोली, क्या है अब अचानक तुम्हारी मासी कहाँ गई? मैंने अपना सिर हिलाया और वही थोड़ी सी बात माँ, वह रिपोर्ट, इतना कहा। लेकिन उस समय कार का हॉर्न बाहर बजा और माँ फिर मिलते हैं ये कहकर अपने ठंडे हाथ का स्पर्श मेरे गाल पर छोड़कर चली गई।
मेरी 2 बहनें की शादी हो चुकी थी। तीसरे ने आकर मुझे गले से लगाया और फिर पूछा क्या हुआ, परेशान क्यों हो, लेकिन उसकी माँ हमदर्द नहीं हो सकी। बहनें क्या होंगी, यही सोचकर मैं वहाँ से निकल आई। मासी को सारी बात बताई। उस रात के बाद वो औरत मेरी थी, इसलिए वह अब मासी नहीं बल्कि माँ बन गई। मेरी सगी माँ मुझे देखते ही अपने माथे पर घिनौनी थप्पियाँ लगा देती थी और मेरी माँ जिसे मैं हमेशा पराया समझती थी वो एक रात में ही मेरी अपनी हो चुकी थी। मुझे हर पल मेरा ख्याल रखती और हमेशा मेरा हाथ पकड़ा, लेकिन यही नहीं पूछा कि तुम गलत रास्ते पर क्यों चली गई। उस रात मुझे पिछली सारी घटना याद आ गई जहाँ मैं उससे परेशान हो गई, लेकिन मासी ने हमेशा मेरे बुरे व्यवहार को नज़रअंदाज किया। मैंने सोचा कि मेरी माँ और पिता ने मेरी मासी की इच्छा देखकर मुझे दिया है, लेकिन मैं गलत थी। उनकी तरफ से मेरे लिए कोई प्यार नहीं था। अगले दिन सुबह जब मेरे मौसा आए तो उन्हें खाना खिलाकर मेरी माँ मुझे कंबल लाने को कहा। मैं चौंक गई कि हम कहाँ जा रहे हैं। उनका जवाब था हॉस्पिटल, लेकिन मैंने मना कर दिया। किसी ने मुझ पर पाप किया है, लेकिन मैं पाप नहीं करूँगी, मैं अबॉर्शन नहीं कराऊँगी। मेरे मना करने पर वह फ़ौरन बेबस हो गई और मुझे समझाने की कोशिश करने लगी, लेकिन मैंने मना करती जा रही थी। उसी समय मासी को कुछ याद आया और वह तेज़ी से फ़ोन की ओर बढ़ी। हेलो सपना, मैं तुम्हें अपनी बेटी के लिए रिश्ता भेजा था। हाँ, कहीं और तो नहीं था तुम्हारा वह रिश्ता? खैर, मैं शाम को आपके पास आऊँगी। एक तरफा फ़ोन पर बातचीत से मैं ठीक अनुमान लगा सकती थी कि क्या चर्चा हो रही है। सपना आंटी ने मुझे शादी में देखा तो मेरी माँ भी बहुत अच्छी दोस्त थी। मौसेरे भाई की शादी के 2 दिन बाद अपने बेटे का रिश्ता मेरे लिए मांगने आई थी। चूँकि बेटा विदेश में रहता था, इसलिए मासी ने उन्हें कोई जवाब नहीं दिया और टाल दिया। वैसे भी वह अभी मेरी शादी नहीं कराना चाहती, लेकिन उस समय इस रिश्ते को याद करके मैं अच्छी तरह समझ गई कि माँ ऐसा मत करो प्लीज़ ना, मुझे अभी शादी नहीं करनी। सबसे पहले मेरे मुँह से माँ निकला और वो मुस्कुराते हुए मेरे माथे को चूमकर समझाने लगी। बेटी सपना को मैं जानती हूँ, मुझे यकीन है कि सपना मुझ पर यकीन रखेगी। बेटी, अगर तुम अबॉर्शन नहीं कराना चाहती तो हम इस सब हालातों से कैसे निपटेंगे, इसलिए बेहतर यही है आप शादी कर लो। लेकिन मेरा रट वही था, मैं शादी नहीं करना चाहता। अंत में आधे घंटे की चर्चा के बाद वह तंग आ गई और गुस्से से बोली कि तुम्हें शादी करनी ही होगी। मैं अपनी बेटी के लिए गलत शब्दों में अपमान और जिन आरोप में तुम भागीदारी नहीं हो, मैं नहीं सह पाऊंगी। इस समय मुझे खुद पर जलन होने लगी थी कि इतना महान औरत को मेरी माँ के रूप में मैं कैसे चुन गई, और उनकी डांट पर चुप हो गई और समझ गई। शाम को वह सपना आंटी के पास गई और 2 घंटे के बाद लौटते समय उनके चेहरे पर एक मुस्कान चमक थी। इतना खुश थी कि कल शाम के बाद आज उनका चेहरा आज मैंने खुश देखा। मैं चुपचाप कमरे में बैठ गई कि उसने खुद आकर मुझे बताया। मैंने सपना से बात की और उसे पूरी सच्चाई मुझे कल बता दी, और तुम जानती हो कि उसे कोई परेशानी नहीं है। उसने वादा किया है कि वह इस राज को किसी को नहीं बताएगी। मैंने तुम्हें अपनी बेटियों की तरह रखेगी। ये बात मैंने उसके बेटे को नहीं बताएगी, क्योंकि वह 1 हफ्ते बाद लंदन वापस चला जाएगा और तुम यहीं रहोगी, इसलिए इस बच्चे को भी अपने पिता का नाम मिल जाएगा। माँ की बात सुनकर मेरा दिमाग खाली हो गया था। वह अनजान औरत मुझ पर दया करने के लिए क्यों तैयार है? जब मैंने अपनी माँ से इस बारे में पूछा तो उन्होंने सपना आंटी को दुआ देते हुए कहा कि मेरा बेटा, दोस्त ऐसे ही होते हैं जो दोस्ती के लिए सब कुछ कुर्बान कर देते हैं। वह महान औरत भी उन्हीं लोगों में से एक है। देखो, अब तुम्हें तुम्हारा बच्चा देगी, वह तुम्हें कोई दुख नहीं होने देगी।
बस मेरा बच्चा, तुम अपना ख्याल रखना। यह बात भूल कर भी किसी को मत बताना। लेकिन मेरे दिमाग में एक और सवाल घूमने लगा। मैंने पूछा कि माँ, अगर जल्दी हुआ तो आप दुनिया को क्या जवाब दोगी? मेरी बात के बारे में मतलब वो समझ गई और कहा, वो परमज्योति बेबी है। इस तरफ से दिलासा दिया और मुझे भी कुछ कहा जाने लगा। इस पड़ाव को पार करने के बाद अगला कदम था सभी को इस विवाह के लिए राज़ी करना और अनुमति लेना। सबसे पहले जब मेरे मौसा को ये बात पता चली तो उन्होंने ऐतराज़ किया कि तुमने अभी अभी बेटे की शादी की है और तुम 1 हफ्ते के भीतर बेटी की शादी को चाहती हो, परिवार क्या कहेगा? लेकिन माँ को परिवार की परवाह नहीं थी। सबसे पहले मौसा की इजाज़त थी। ना चाहते हुए भी उन्होंने मौसा जी को सब कुछ सच सच बता दिया और जब यह बात मौसा को पता चली तो मुझे बहुत शर्मिंदगी लगी मौसा जी से। मुझे जब तक मैं यहाँ शादी से पहले रही, मुझे मुँह छिपाना पड़ा। मौसी द्वारा बताए गए कड़वे सच पर उन्होंने चुप रहना पड़ा। मौसी ने अभी अभी मेरे माँ बाप कि मेरी बेटी की शादी कर रही हूँ। उन्हें डर था अगर माता पिता ने मना कर दिया तो कहीं उन्हें भी असल वजह बतानी ना पड़ जाए, लेकिन उनसे कोई लेना देना नहीं था। उन्होंने भी अच्छा कहकर बातचीत ख़त्म कर दी। मेरी मासी ने मेरी शादी की सारी ख़रीदारी मेरे बचपन से ही की और सारा दहेज तैयार किया। मैं बस हक्का बक्का रह गई। अपने दिल में सारी हलचल देख कर ना खुशी ना सपने, लेकिन मैं अपने आप को इतना मैला समझ रही थी कि कोई सीमा नहीं थी। परिवार वालों ने ये बात उठाई होगी कि अगर बेटी की शादी करनी थी तो 1 हफ्ते पहले ही बेटे के शादी के साथ कर दी होती। अब हमें छुट्टियां नहीं मिलेंगी। बच्चों के स्कूल से 1 हफ्ते की छुट्टी ले ली है। जिस पर माँ ने कहा, कोई बात नहीं, बच्चों की पढ़ाई में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगले साल जब सब ग्रेजुएशन कर लेंगे तो मैं उन्हें शानदार दावत दूंगी। सब बड़बड़ाकर चुप हो गए। कहते हैं पैसे दिखाती है, ये है वो है, लेकिन माँ को इसकी परवाह नहीं थी। जाने से पहले वो कई मिनट तक रोती और मुझे गले से लगा लेती। मुझे भी इस पूरे सप्ताह उनके लाड प्यार मिला। जिस दिन रिश्ता तय हुआ उस दिन माँ ने लिपटकर कहा, बेटी, इस हफ्ते अपने सारे दुखों को भूल जाओ और यह दिन खुशी से बिताओ। अभी शादी को एंजॉय करो। हम माँ बेटी खुशी से एक साथ हैं और वैसे भी बिछड़ने वाले हैं। इन्हीं दुखों के बोझ के लिए सारी ज़िंदगी निकल जाती है। मैंने ज़ाहिर तौर पर इसे स्वीकार कर लिया, लेकिन अंदर ही अंदर यह दर्द मुझे हमेशा काटने की कोशिश कर रहा था। आखिर वो दिन आ गया जिसके लिए माँ ने ना जाने कितने सपने सजाए थे, पर अब मैं भी जा रही थी तो कैसे। ना मेहंदी ना हल्दी। शादी के बाद तुरंत विदा हो गई। शादी में केवल मेरे माता पिता ही मौजूद थे और तब भी पिता बार घड़ी देखने में बिजी थे। मैंने उनके इस व्यवहार को देखते अंदर ही अंदर बहुत से आंसू उठाए और केवल मौसी को माता पिता का दर्जा दिया बहे चले गए। मेरी सास बहुत अच्छी थी और उन्होंने सबसे पहले मुझे घर लाते ही लोगों को दान दिया। उस समय उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। बाकी सब तो ठीक था, लेकिन मेरी सास ने मुझसे कहा कि बहू घूंघट में ही रहेगी। इसलिए मैं मैरिज हॉल से घर तक घूंघट में रही। क्योंकि सभी अपने थे इसलिए किसी ने घूंघट के बारे में कुछ नहीं बोला। सास ने मुझे भी कमरे तक छोड़ दिया और बिना कोई सवाल किए मेरे सिर को चूम कर वापस चली गईं। वैसे मेरे पति भी बहुत अच्छे थे। एक रात में भी मैं उन्हें कितना जान सकती। मेरे पति ने मुझसे घूंघट के बारे में कुछ नहीं कहा और केवल इतना ही कहा कि उनको जल्द ही लंदन बुला लूँगा, लेकिन बाकी लोगों को आपका वीज़ा और कागजात मिलने में थोड़ा समय लगेगा। मेरे लिए एक खबर दुखद नहीं बल्कि सुकून देने वाली थी। मैं अपने साथ बंधे झूठ को संभाल सकूंगी। माँ ने मुझे इतना समझाया था कि मैं अपने सारे डर छोड़कर राजकुमार की दुल्हन बन गई थी। मेरे सास सबसे बड़ा सहारा थी और ये मेरे लिए प्रेरणा
का स्रोत थीं। अगले दिन सास मेरी आई और बोली, बेटी आपके और मेरे बीच जो भी कुछ है उसे किसी के सामने मत बोलना, लेकिन और एक बात, मैं कोई तंग करने वाली औरत नहीं हूँ, बस इतना कहूँगी कि तुम अपने ससुर से भी घूंघट करोगे। यह मैं तुम्हारे भले के लिए कह रही हूँ, अपनी बेटी को परेशान नहीं देख सकती, बाकी तुम्हारी जो मर्जी तुम कर सकती हो, लेकिन मुझे यह ससुर से घूंघट वाली बात थोड़ी अजीब लगी, पर मैं चुप रही। अब शायद बहुत सी बातें चुप रहना ही था। वैसे भी मैं सास के कहने पर घूंघट में ही रही। एक हफ्ते बाद मेरे पति लंदन के लिए रवाना हो गए। मेरे पति अपना रवैया ठीक था, लेकिन बहुत अच्छा नहीं था। उन्होंने मुझे कई बार लंदन के बारे में बताया था। वहाँ का माहौल ऐसा है, यहाँ मुझे घुटन महसूस होती है। यहाँ के लोग शासन करना जानते हैं। अभी बहुत कुछ मैंने कई बार हिंदुस्तान के बारे में उनके दिल में बात साफ करने की कोशिश की है, लेकिन हर बार वह परेशान हो जाते। धीरे धीरे मैं इस विषय पर बात करना बंद कर दिया। लंदन जाकर मैं ही उन्हें फ़ोन करती थी। अगर मैं फ़ोन ना करती तो कई दिनों हमारी बात नहीं होती थी, और मैं कहती आपने फ़ोन क्यों नहीं किया, तो कहते बिज़ी था, और वैसे भी तुम भी वहीं रहोगी कि मेरा यह भी शिकवा दम तोड़ गया। मैंने दिन भर कमरे में ही रहती और घर में काम वाली आती। मेरे सास खाना खुद बनाती। वह रोज़ सुबह बिना किसी दूसरे काम को हाथ लगाए मुझे फल और जूस पिलाती थी। वो दिन इतना बोरिंग मैंने कभी महसूस नहीं किया। ससुर जी अक्सर पूरे दिन घर से बाहर रहते थे। एक दिन मेरा मन चाट खाने को कर रहा था। सास बाहर गई हुई थी, घर में कोई मौजूद नहीं था। बाहर का दरवाज़ा बंद करके मैं किचन की ओर चाट बनाने लगी। बहुत दिनों बाद आज़ादी का एहसास हुआ और अच्छा भी लगा। चाट बनाने के बाद जैसे ही किचन के दरवाजे की ओर मुड़ी, अभी मेरे ससुर जी आए थे। अपनी बात को अधूरा छोड़कर आश्चर्य से मुझे देखने लगे। वे शायद पानी मांग रहे थे। मैंने झट से अपना घूंघट किया और उन्हें पानी का गिलास दिया, लेकिन वे बस मुझे देखते ही रह गए थे। उनके चेहरे पर एक शिकन थी जो मुझे समझ नहीं आ रही थी। मैंने झट से अपना घूंघट ओढ़ लिया। रहने दो बेटा, अब क्या फ़ायदा तुम्हारी सास जो मुझसे छुपा रही थी, अब वो मैंने देख लिया है। मेरी सास ठीक ही कर रही थी जो उन्होंने मुझे करने को कहा, क्योंकि मैंने अपनी वजह से ससुर की जान गंवा दी। हाँ, उन्हें सदमा पहुंचा था, बहुत गहरा सदमा। जब सास वापस आई तो उन्होंने देखा कि ससुर चारपाई पर लेटे हुए थे और अपना सीना मसल रहे थे। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने अंदर उनकी जांच की और मेरी सास को सारी बात मैंने बता दी। ससुर जी ने आज मेरा रूप देख लिया है। उसने मुझे क्या कहा, कुछ देर बाद डॉक्टर ने कहा मरीज की हालत बहुत गंभीर है, शायद ये उनके आखिरी पल हैं, इसलिए जो कोई उनसे मिलना चाहता है वह उनसे मिल सकता है। आप के मरीज को बहुत गहरा सदमा पहुंचा है और उनके पास बहुत ही कम समय बचा है। सास दौड़कर कमरे में चली गई और 5 मिनट बाद मुझे अपने साथ कमरे में ले गई। सिर से इंतज़ार कर रही थी। सास की ओर मैंने देखा और कहा, सपना, मुझे अपने सीने पर कोई बोझ नहीं रखना। तेरी इजाज़त हो तो मैं बहू को बता दूं। सास सिर हिलाकर और ससुर बोले, बेटी मुझे माफ़ कर दो, हम दोनों माता पिता की भूमिका ठीक से नहीं निभा सके। मैं हैरानी से उनकी बात सुन रही थी और सोच रही थी, इसका क्या मतलब हो सकता है? पिताजी, आप क्या कहने की कोशिश कर रहे हो? अंत में मैंने पूछा और कहने लगे, बेटा तुम्हें याद है कि तुम्हारे साथ क्या अन्याय हुआ था? मैंने चौंक कर अपनी सास की तरफ देखा और उन्होंने सिर झुका लिया। मैंने मेरी नहीं बोलने पर डूबा परेशान हुई और कहा, तुम्हारे साथ जो जुल्म मेरे बेटे ने किया था, तभी मुझे पता चला कि आसमान तोड़ना कैसा होता है। इस समय मुझ पर कयामत आ गई और सदमे से ससुर जी को ही देख रहे थे, क्योंकि यही उनकी आखिरी हिचकी के साथ अपने सभी बोझ को छोड़ गए थे। उनके अंतिम संस्कार के बाद जब हालात सामान्य हो गए तो सास खुद मेरे कमरे में आई। जो बात मैं उनसे पूछना चाहती थी वही उसने बताने में इतनी उत्सुक थी कि उनसे क्या पूछना चाहती थी बिना किसी प्रश्न के वो बोलना शुरू कर दी, और आज मैं उनकी बात पूरी करने आई हूँ। उस दिन जो बात तुम्हारे ससुर अधूरी छोड़ गए थे उसे मैं आज पूरी करने आई हूँ। मेरे बेटे ने बचपन से ही अंग्रेजी स्कूलों में पढ़ाई की है, इससे उसकी भाषा भी
और उसकी सोच भी अंग्रेज़ों वाली हो गई है। हिंदुस्तान उसके लिए हमेशा खुलता था। फिर उसने लंदन में शादी कर ली। जब यह वापस आया तो मुझे नहीं पता था कि तुम उसे कहाँ मिली। उस दिन नशे में चूर घर से निकला था और तुम्हारे साथ यह सब करके नशे की हालत में घर लौट आया। हम दोनों उसके लिए जाग रहे थे, लेकिन घर आते ही वो बेहोश हो गया। लेकिन वह आपसे नशे की हालत में बात कर रहा था। उसी समय हमें होश में लाने के लिए डॉक्टर को बुलाया। उसके प्रयास से वह होश में आ गया तो मैंने उससे पूछा तो उसने सारी बात बता दी और उसने बताया कि लड़की कहाँ पड़ी है। रात के अंधेरे में हम दोनों तुम्हें ढूंढते हुए वहाँ पहुँचे। मुझे नहीं पता था कि मेरा बेटा मेरी प्यारी सहेली के घर ही दोष लगाएगा। मैं तुम्हें पहले घर पर छोड़ना चाहती थी, लेकिन अगर मैं ऐसा करती तो मेरी सहेली मेरे सामने कभी सिर नहीं उठाएगी। लेकिन तुम मेरे दोस्त की बेटी हो, मेरे पति नहीं जानते थे। सामान्य तौर पर मैंने तुम्हारे लिए रिश्ता भेजा और अपने बेटे को यह भी नहीं बताया कि तुम वही लड़की हो जो वैसे भी उसे कौन सा याद था। तभी मैंने तुमसे कहा कि ससुर से घूंघट करो। अब यहाँ रहना या न रहना तुम्हारी मर्जी है, लेकिन ये ध्यान रखना बेटा, कभी सही रास्ते पर मेरा बेटा नहीं आएगा। यह रहकर अपनी नई ज़िंदगी शुरू करने के बजाय यहाँ रहकर अपनी ज़िंदगी शुरू करने के बजाय उसके इंतज़ार में बस चुपचाप अपनी सास को बात सुन रही थी। और फिर जाकर माँ को सब कुछ बताने की बजाय मैंने चुपचाप वहीं रहने को तैयार हो गई। नहीं तो समाज मुझे ले जाएगा। वहाँ चुपचाप रहना स्वीकार कर लिया। अगर मैं ऐसा ना करती तो समाज मुझ पर स्वीकार नहीं करता। अब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरा पति वापस आया है या नहीं, लेकिन मेरा एक बहुत ही प्यारा बेटा है जिसकी मैं ऐसी तरबियत करूँगी जो लड़कियों की इज़्ज़त करना जानता।